हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग सिंटेक्स को देखेंगे। सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सिंटेक्स कहा जाता है और सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस नाते आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यहाँ पर जितने भी रूल कराए जाएं आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1 है सिंटेक्स का, द यूज ऑफ टू नेगेटिव्स टू एक्सप्रेस अ सिंगल नेगेटिव आइडियाज इज रॉन्ग, हेंस यूज वन नेगेटिव वर्ड। यानी कि दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करना किसी एक नेगेटिव बात को बताने के लिए गलत होता है। इस नाते केवल एक ही नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट हिम। यहाँ पर डू नॉट भी नेगेटिव है और नथिंग भी नेगेटिव है, इस नाते दोनों का प्रयोग गलत है। इसका सही हो जाएगा आई डोंट नो एनीथिंग। नथिंग को हम बदल देंगे एनीथिंग अबाउट हिम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, ही डज नॉट वांट नन ऑफ दैट केक। तो डज नॉट भी नेगेटिव और नन भी नेगेटिव, इस नाते किसी एक का ही प्रयोग होगा और वह सेंटेंस बनेगा इस तरह से, ही डज नॉट वांट एनी ऑफ दैट केक। मैंने उन केक में से कोई भी वह नहीं चाहता। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है, डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनेटिव एज। जैसे स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग न करें। आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन एवरी प्रपोजल। तो इसका सही हो जाएगा आई ऑलवेज लाइक टू एग्जामिन क्लोजली एवरी प्रपोजल। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव एग्जामिन यहाँ पर इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन क्लोजली इसके पहले आ गया है तो इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। हम ऐसा हमको प्रयोग नहीं करना है। यानी कि इन्फिनेटिव तभी बनता है जब वर्ब के पहले तुरंत टू लगा हो, पहले जस्ट टू लगा हो तभी इन्फिनेटिव बनता है। तो इसका सही हो जाएगा आई ऑलवेज लाइक टू एग्जामिन क्लोजली एवरी प्रपोजल। क्लोजली को एग्जामिन के बाद ले जाएंगे। रूल नंबर थर्ड है, इफ देयर इज अ विश और कंडीशन, कोई विश हो या फिर कंडीशन हो, कंट्री टू एक्चुअल फैक्ट, जो एक्चुअल फैक्ट से विपरीत हो, बी यूज वर विथ ऑल सब्जेक्ट। तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इमेजिनरी फैक्ट जहाँ पे हो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है। वेदर सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर, कि मैं यह चाहता हूँ कि मैं उसी तरह से टॉल रहूँ जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना मेरे पिताजी हैं। तो विश जब भी करें, इमेजिनरी हो, इमेजिन कर रहा है, तो सबके साथ वर का प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो आई वर एज टॉल एज माई फादर। सेकेंड सेंटेंस है, इफ़ ही वॉज अलीव ही वुड हेल्प मी। यानी कि यदि वह जीवित होता तो वह मेरा मदद करता। ये भी इमेजिनरी है, कल्पना कर रहा है, हाइपोथेटिकल है। तो इसका हो जाएगा इफ़ ही वर अलीव, यानी कि वह जिंदा होता, ही वुड हेल्प मी, तो वो मेरा मदद करता। रूल नंबर 4 हो जाएगा, ही वर अलीव ही वुड हेल्प मी, इफ़ ही वर अलीव ही वुड हेल्प मी। तो इसका सही हो जाएगा। रूल नंबर 4 है,
The verb that follows the phrase with a view to or look forward to is to be always in ing form। यानी कि वर्ब जो विथ अ व्यू टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू हो के साथ आता है, तो वहाँ पे हम हमेशा ing फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विन ही दिस मैच। तो विथ अ व्यू टू जहाँ भी आ जाए, दिखने में तो टू के साथ वर्ब यानी इन्फिनेटिव लगता है, बट इस कंडीशन में हम लोग विथ अ व्यू टू के साथ जिरंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ही इज़ वर्किंग हार्ड विथ अ व्यू टू विन को विनिंग हिज मैच दिस मैच। तो विन न लिख करके विनिंग लिखेंगे हम। ही इज़ वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग दिस मैच, यानी कि वो कठिन परिश्रम कर रहा है विथ अ व्यू टू के उद्देश्य से, इस मैच को जीतने के उद्देश्य से। लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ भी वर्ब में ing जुड़ता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ। मीट नहीं होगा, मीट को मीटिंग में बना देंगे। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 5 कहता है द वर्ब्स लाइक absent, अप्लाई, acquit, enjoy, ओवर, रीच, रिजाइन, अवेल, फ्राइड, ये जितने भी वर्ब हैं, यानी कि absent, अप्लाई, acquit, enjoy, ओवर, रीच, रिजाइन, अवेल और फ्राइड आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। माने इसके साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मैंने हॉलीडेज के समय इंजॉय किया। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ, ये वाक्य गलत है और इसका करेक्ट हो जाएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इंजॉय के साथ, अप्लाई के साथ, अक्विट के साथ, अब्सेंट के साथ, ओवर, रीच के साथ, रिजाइन, अवेल और फ्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग हॉलीडेज, एक करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकेंड वाक्य है ही रिजाइन टू द विल ऑफ गॉड, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ही रिजाइंड हिमसेल्फ। ही के साथ ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ, जस्ट बाद उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। थर्ड वाक्य है यू मस्ट अवेल, अवेल के साथ योर सेल्फ आना चाहिए, तो देखिए यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये वाक्य आपका गलत है, ये भी वाक्य गलत है। इसका करेक्ट हो जाएगा यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट क्या कह रहा है कि आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स बेथ, डैश, कीप, फील, मूव, मेक, स्प्रेड, स्टॉप, ड्रॉस, रेस्ट, रोल, इनलिस्ट, हाइड, फीड, क्वालिफाई, इतने सारे वर्ब के साथ वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज, यानी कि इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। जहाँ भी ये वर्ब आपको दिख जाए वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है, और ऊपर वाले जितने वर्ब थे उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको करना है। तो कौन कौन से वर्ब हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे? जैसे बेथ हो गया, डैश हो गया, कीप, फील, मूव, मेक, स्प्रीड, स्टॉप, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, इनलिस्ट, हाइड, फीड और क्वालिफाई के ये पूरे जो वर्ब हैं इतने, इनके साथ हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल दिया है द बॉय कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द एल्कोहल, तो कीप हिमसेल्फ नहीं होगा, केवल कीप होगा। द बॉय कीप्स अवे फ्रॉम एल्कोहल।
यानी कि लड़का जो है अल्कोहल से दूर रखता है किसको, अपने आप को। तो वहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे जितने भी रूल दिए गए हैं, यकीन मानिए अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो ये रूल सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। और बार बार भी यही सारे रूल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। रूल नंबर 6 है, व्हेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन आई, यू एंड ही आर यूज टुगेदर, जब ये सारे प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाते हैं, आई हो गया, यू और ही जब प्रयोग किए जाते हैं, दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर 2, 3, 1, यानी कि 231 के ऑर्डर में रखे जाते हैं। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। यू, ही एंड आई इन द केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन द ऑर्डर इज 1, 2, 3 बी। इन द केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि जब एक वचन के सेंस में आते हैं तो 231 का प्रयोग, और 123 का प्रयोग हम करते हैं जब वह प्लूरल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई, यू एंड ही आर नेबर्स, यानी कि यू, ही एंड आई आर नेबर्स। मैं, वह, तुम, वह और मैं क्या हैं, पड़ोसी हैं। यू, दे एंड वी, तो ये गलत है, पहले फर्स्ट पर्सन। वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग जब हम करेंगे तो 123 1, 2, 3 के क्रम में, और जब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे 2, 3, 1 के सीरीज में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि इसको आपने समझा होगा। यह देखिए बहुवचन के रूप में आया है, हम, तुम और वे एक साथ सबको काम करना चाहिए। हमको, तुमको और उनको एक साथ काम करना चाहिए। रूल नंबर, रिलेटिव प्रोनाउंस शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको उसके एंटीसीडेंट के क्लोज ही रखना चाहिए। जैसे आई हैव रीड शेक्सपियर्स वर्क्स हु वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो ये शेक्सपियर्स वर्क गलत होता है। इसको हम लिखते हैं आई हैव रीड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हु वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, यानी कि मैंने शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ा है जो एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है रूल नंबर 8, प्रोनाउंस फॉलोइंग लेट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो प्रोनाउन लेट के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। लेट ही डू व्हाट एवर ही लाइक्स, तो लेट के साथ ही का प्रयोग गलत है, इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस। लेट ही डू व्हाट एवर ही लाइक्स, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यह सब्जेक्टिव केस में ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है लेट यू एंड आई सॉल्व दिस रिडल्स, तो लेट यू, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यू को यू रहने देंगे एंड आई को मी में बदल देंगे। तो यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे मी में चेंज कर दिया, सॉल्व दिस रिडल, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर रहा है, नोट दिया है, नोट क्या है, कह रहा है कि लेट इज ऑलवेज फॉलोइंग बाय एन ऑब्जेक्ट, लेट के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट भी आता है। तो जैसे लेट डू हिम दिस वर्क, तो लेट हिम डू, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम डू दिस वर्क, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। रूल नंबर 9,
रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि व्हेन अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशन हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। पहला वाला वाक्य देखिए और दूसरा देखिए, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए प्रोनाउन का, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रीपोजिशन हो। तो दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर नहीं है, आई सब्जेक्टिव है, इस नाते इसका मी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है कि देखिए रूल नंबर 10, द प्रोनाउन फॉलोइंग देन एंड एज, वह प्रोनाउन जो देन और एज को फॉलो करता है इन अ नॉमिनेटिव केस, तो उसको नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। जब देन के बाद कोई प्रोनाउन आता है या फिर एज के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो हम उसको नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। जैसे ही इज टॉलर देन मी, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बट इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज टॉलर देन आई, क्योंकि प्रोनाउन जो देन के बाद आता है या फिर एज के बाद आता है उसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अगला सेंटेंस हो जाएगा रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला रूल है टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, किसी नाउन का रिपीटिशन से बचने के लिए इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन के रूप में बी यूज हम प्रयोग करते हैं दैट का, दैट फॉर सिंगुलर प्रोनाउन एंड दोज फॉर प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन के लिए दैट और दोज जो है प्लूरल प्रोनाउन के लिए प्रयोग करते हैं। बार बार किसी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर रूप में और दैट का प्रयोग करते हैं प्लूरल रूप में। तो देखिए द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, लखनऊ का जो क्लाइमेट है इज़ बेटर देन दिल्ली, तो दिल्ली से अच्छा है। तो दिल्ली से अच्छा होने की बात गलत है, दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है। तो दिल्ली के जगह पर हम दैट ऑफ दिल्ली कर सकते हैं, क्लाइमेट के जगह पर दैट ऑफ दिल्ली कर सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज़ बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट किसके जगह पर आया है? क्लाइमेट के जगह पर आया है। और कह रहा है द रोड ऑफ बरेली, द रोड ऑफ बरेली, द रोड ऑफ बरेली आर वाइडर देन रामपुर, तो ये गलत है, दोज ऑफ रामपुर होना चाहिए। द रोड ऑफ बरेली आर वाइडर देन दोज ऑफ रामपुर। रोड्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन की जगह पर हम दोज का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नाउन की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोगों ने 11 रूल को कवर किए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके कुछ और भी रूल हैं जो आगे आने वाली वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और आपको अच्छे से बतलाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।